हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा कैंपस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेकर आया है, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, इसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर चुके हैं। देखिए, यह क्लास 10 का चैप्टर 1 है। क्लास 10 का जो है वह चैप्टर 1 है। इसका पहला वीडियो जो है हम आप लोग को YouTube चैनल पर डाल चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार और जिक्र कर लिया जाए। देखिए, राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या लाती है? एकता लाती है। वह क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल से तौर पे याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है एकता का प्रतिपादन करना। एकता का क्या करना? तो एकता का प्रतिपादन करना। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या लाती है? एकता लाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो है वो 5 हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण कितने हैं? तो 5 हैं। पहला जो है वो पुनर्जागरण है। पहला क्या है? पुनर्जागरण है। और पुनर्जागरण के कारण लोगों के अंदर जो है ना तर्कवाद एवं मानववाद का उदय होता है। तर्कवाद और मानववाद का क्या होता है? उदय होता है, जिससे वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत होती है। वैज्ञानिक पद्धति की क्या होती है? शुरुआत होती है। वैज्ञानिक पद्धति की क्या हो जाती है? तो वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत हो जाती है। दूसरा का जो होता है वो औद्योगिक क्रांति होता है। दूसरा का कौन सी क्रांति होती है? तो दूसरा का जो होता है वो औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के कारण जो है ना, औद्योगिक क्रांति के कारण किसका जन्म होता है? तो मध्यम वर्ग का जन्म होता है। याद रखिएगा। और तीसरा जो होता है फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? तो 1789 में होती है। और इसमें एक विचार दिया जाता है। विचार क्या दिया जाता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा दिया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा दिया जाता है। उसके बाद चौथा में क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पूरे यूरोप में क्या कर देते हैं? तो यूरोप में क्या कर देते हैं? राष्ट्रवाद को फैला देते हैं। राष्ट्रवाद को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। जब ये राष्ट्रवाद को फैला देते हैं तो मेरे बाबू, राष्ट्रवाद को फैला देते हैं, तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है। तो संपूर्ण यूरोप में क्या फैल जाता है? राष्ट्रवाद फैल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बाबू लोग, आप लोग जो है अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यह सेकेंड वीडियो है, इसमें यह पहलू जितने भी हम पढ़ाए थे, महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी पढ़ाए थे, उसको छोटे से स्तर पे आगे हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो में जो महत्वपूर्ण पहलू आपको जिक्र करवाया जाएगा, उन सभी चीजों को हम लाइन बाय लाइन करके हम आपको बता देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग जाने पहली बात कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या लाती है? एकता लाती है। क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। पहला जो होता है वह पुनर्जागरण होता है। दूसरा जो होता है वह औद्योगिक क्रांति होता है। तीसरा जो होता है वह फ्रांसीसी क्रांति होता है। चौथा जो होता है वह नेपोलियन बोनापार्ट और पांचवा जो होता है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। एक चीज याद रखिएगा कि
बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि यह फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वह कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। और इसी क्रांति के में एक विचार दिया गया। तो विचार क्या था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा दिया गया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में होती है। और इसमें एक विचार दिया गया, एक विचारधारा दिया गया। कौन सी विचार दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा दिया गया। और एक याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और उनके द्वारा क्या किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया क्या? तो नेपोलियन बोनापार्ट आए और यूरोप में किसको फैला दिया? राष्ट्रवाद को फैला दिया। यूरोप में किसको फैला दिया? तो राष्ट्रवाद को फैला दिया। और 18वीं शताब्दी में जो है ना, 18वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला ने मेरे भाई। उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा किस शताब्दी में मिला? 18वीं शताब्दी में मिला। तो उस समय जो है संपूर्ण यूरोप में जो है ना मेरे बाबू, संपूर्ण यूरोप में किसका फैलाव हो गया? राष्ट्रवाद का फैलाव हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 18वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, तो संपूर्ण यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। अब जानेंगे एक टॉपिक और जानेंगे हम वियना सम्मेलन के बारे में। उसके बाद जो है विभिन्न सारे पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। यह प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो वह वीडियो को जाकर देख लें। उसमें जो है पूरा संपूर्ण अध्ययन करवा दिया गया है। यह वीडियो नंबर 2 है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का यह वीडियो नंबर 2 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको आगे बता दिया जाएगा, क्योंकि यह नहीं जानिएगा तो फिर यह वाला टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे वियना सम्मेलन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए वियना सम्मेलन जो है ना, वियना सम्मेलन जो है वह कब होता है? तो वियना सम्मेलन जो होता है वह 1815 में होता है। वियना सम्मेलन से पहले, जानने से पहले हमें दो पहलू के बारे में, दो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमें जानना होगा। पहला महत्वपूर्ण तथ्य होता है क्या? नेपोलियन युग। याद रखिएगा, किनके बारे में जानना होगा? नेपोलियन युग के बारे में जानना होगा। किनके बारे में जानना होगा? नेपोलियन। तो नेपोलियन युग जो है ना मेरे बाबू, नेपोलियन युग जो है ना वह 1804 में प्रारंभ होता है और कब खत्म हो जाता है? 1815 में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी नेपोलियन युग जो है वह कब से कब तक कायम रहा? तो नेपोलियन युग जो है 1804 से लेकर 1815 तक कायम रहा। 1804 से लेकर 1815 तक कायम रहा नेपोलियन युग जो है वह प्रारंभ कब होता है? तो 1804 में प्रारंभ होता है। और नेपोलियन युग का अंत कब होता है? तो 1815 में होता है। 1815 में होता है। नेपोलियन युग के जानने के बाद हमें जानना होगा मेटरनिक युग के बारे में। किस युग के बारे में जानना होगा? मेटरनिक युग के बारे में। मेटरनिक युग के बारे में जानने के लिए दो पहलू बस जानना है कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला। तो 1815 से 1848 तक कायम रहा। यानी प्रारंभ कब होता है? 1815 में और इसका अंत कब होता है? 1848 में। और एक अब हम सम्मेलन के बारे में जानेंगे कि वियना सम्मेलन। किस सम्मेलन के बारे में जानेंगे? वियना सम्मेलन के बारे में जानेंगे कि जो वियना सम्मेलन जो है ना, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। नेपोलियन
नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल 1804 से 1815 के पतन के बाद आर्सिया की राजधानी, पतन के बाद जो है ना, के बाद आर्सिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वियना में क्या किया गया? एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का क्या किया गया? सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसी सम्मेलन को हम किस सम्मेलन के नाम से जानते हैं? तो वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि वियना सम्मेलन जो है वह 1815 में प्रारंभ होता है। 1815 में प्रारंभ होता है। वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वह आर्सिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो आर्सिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख के द्वारा किया गया था। अब धीरे धीरे जानेंगे, आप लोग वीडियो जरूर देख लेंगे। यह पूरे पहलू जो है वो पहले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं, तो यह वीडियो को जरूर देख लें। अब चलिए हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि यह सेकेंड वीडियो में हमें पढ़ना है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। देखिए, यह हिस्ट्री का चैप्टर 1 ही है, लेकिन इसका सेकेंड नंबर वीडियो है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सेकेंड वीडियो में क्या होगा? दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे मेजनी के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि यह मेजनी जो है वह कौन था, और मेजनी ने कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, और मेजनी को किसका जनक कहा जाता है, किसका सम्राट कहा जाता है। और मेजनी के बारे में विभिन्न सारे पहलुओं को हम जानेंगे, कि यह मेजनी जो है वह मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था, और इटालवी राष्ट्रवाद का मसीहा था। यानी मेजनी जो है ना, वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था, और इटालवी राष्ट्रवाद का मसीहा था। और मेजनी जो है वह सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो था वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था। अर्थात जो सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए 1831 में जो है ना, वह यंग इटली की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? यंग इटली क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। और 1834 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी दलों की स्थापना किया। मेजनी का पूरा नाम जो है वह जोसेफ मेजनी था। मेजनी वह क्या किया था? तो मेजनी जो है 2 क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। एक यंग यूरोप और यंग इटली, 2 क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना किया गया था। और इसे इतालवी राष्ट्रवाद का मसीहा भी कहा जाता है। और वह मेजनी ही था, जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो था वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। मेजनी जो था ना, वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। और इतालवी राष्ट्रवाद का इसे मसीहा कहा जाता था। और सशस्त्र क्रांति करना चाहता था, इसलिए दो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। और वह क्रांतिकारी संगठन जो है यंग यूरोप और यंग इटली है। चलिए अब हम आगे जानने का प्रयास करें, आगे क्या कह रहा है, अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि 1849 में विक्टर इमानुएल द्वितीय इटालवी भाषी राज्य जो है पिडमाउंट सार्डिनिया का क्या बना? राजा बना। यानी पिडमाउंट सार्डिनिया, बाद में इसी पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर, याद रखिएगा क्या किया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ जानेंगे कि 1849 में जो है ना, विक्टर इमानुएल द्वितीय जो है वह इतालवी भाषी राज्य पिडमाउंट सार्डिनिया का क्या बना? तो राजा बना, अर्थात शासक बना। याद रखिएगा, शासक बना। अर्थात याद रखिएगा कि 1849 में विक्टर इमानुएल द्वितीय जो है वह पिडमाउंट सार्डिनिया का राजा बनता है। कब बनता है? तो 1849 में बनता है। कब बनता है? तो 1849
1849 में बनता है, 1849 में बनता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, हम जानने का प्रयास क्या करेंगे कि 1853 से 54 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। यानी क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1853 से 1854 तक चला था। 1853 से 1854 तक चला था। तो कौन सा युद्ध चला था? तो क्रीमिया का युद्ध चला था। और इस युद्ध में आर्सिया के विरुद्ध और फ्रांस के पक्ष में कितने हजार सैनिक? 15,000 सैनिक भेजकर इटालियन समस्या को यूरोपीयकरण कर दिया गया। इटालियन समस्या को क्या कर दिया गया? यूरोपीयकरण कर दिया गया। कितने हजार सैनिकों को भेजा गया? तो 15,000 सैनिकों को भेजा गया। 15,000 सैनिकों को भेजा गया और इटालियन समस्या का यूरोपीयकरण समस्या को कर दिया गया। यानी इटालियन समस्या को यूरोपीयकरण का समस्या कर दिया गया। और लगभग कितने सैनिक भेजे गए हैं? तो 15,000 सैनिक भेजे गए हैं। 15,000 सैनिक भेजे गए। 1858 में आर्सिया से होने वाली संभावित युद्ध में तटस्या बढ़ाने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई नेपोलियन ने समझौता किया। लुई नेपोलियन ने क्या किया? समझौता किया। 1859 में आर्सिया को पराजित कर लोम्बार्डी को पिडमाउंट सार्डिनिया में बना लिया गया। यानी कि 1859 में क्या किया गया? 1859 में किया गया आर्सिया को पराजित कर, याद रखेगा, आर्सिया को पराजित कर लोम्बार्डी को किस में मिला लिया गया? तो पिडमाउंट सार्डिनिया में मिला गया। लोम्बार्डी को जो है वह पिडमाउंट सार्डिनिया में मिला लिया गया। यानी आर्सिया को पराजित कर, याद रखेगा, लोम्बार्डी को किस में मिला लिया गया? तो पिडमाउंट सार्डिनिया में मिला लिया गया। तो यह कब हुआ था? 1859 में। 1861 की कहानी हम जानेंगे कि ये याद रखेगा। इनके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखकर समझाने का प्रयास करेंगे। आपको लिखकर समझाने का प्रयास करेंगे। इनका नाम है गैरिबाल्डी। इनका नाम क्या है? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी की जीवनी हर एग्जाम में पूछता है। तो गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी के बारे में आप लोग जो है विशेष तौर पर जानेंगे। यह गैरिबाल्डी जो है ना, यह VBI क्वेश्चन भी है कि गैरिबाल्डी की जीवनी लिखें, गैरिबाल्डी के बारे में बताएं। यह बिहार बोर्ड का VBI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता ही है। तो गैरिबाल्डी में थोड़ा प्यार से समझिएगा मेरे बच्चों। गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा प्यार से समझिएगा। गैरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या था? नाविक था। पेशे से क्या था? पेशे से नाविक था। जो याद रखेगा, इन्होंने क्या किया? 10,000 लाल कुर्ती स्वयंसेवक सेना का गठन किया। स्वयंसेवक सेना की गठन किया। गठन की याद रखेगा, किसने किया? तो याद रखेगा गैरिबाल्डी ने किया। देखिए गैरिबाल्डी के बारे में इंपॉर्टेंट है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जो 10,000 लाल कुर्ती स्वयंसेवक सेना का गठन किया और दो इतालवी भाषी राज्य नेपल्स तथा सिसिली को जीतकर अपने राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय को सौंप दिया। अपने राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय को सौंप दिया। इमानुएल द्वितीय को सौंप दिया और अपना शेष जीवन गांव में जाकर किसान के रूप में व्यतीत करने लगा। किसान के रूप में व्यतीत करने लगा। और यह गैरिबाल्डी जो है इनकी जीवनी जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। यानी पेशे से नाविक गैरिबाल्डी ने 10,000 लाल कुर्ती स्वयंसेवक सेना का गठन किया और दो इतालवी भाषी राज्य
जो है नेपल्स तथा सिसिली को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और अपना शेष जीवन किसान के रूप में जाकर व्यतीत करने लगा, किसान के रूप में जाकर व्यतीत करने लगा। और किसान के रूप में व्यतीत करने लगा तो इनकी जीवनी जो है, इनकी जीवनी यानी किनकी जीवनी की बात किया जा रहा है, गैरिबाल्डी की जीवनी। तो गैरिबाल्डी की जीवनी जो है वह किनके द्वारा लिखा गया, तो गैरिबाल्डी की जीवनी जो है वह किनके द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। देखिए अब अगले टॉपिक को देखेंगे क्या कह रहा है, अगले टॉपिक को हम देखेंगे। देखिए वही चीज हम लिखवा दिया है यहाँ पे कि वही चीज हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि 1861 में पेशे से नाविक गैरिबाल्डी ने 10,000 लाल कुर्ती स्वयंसेवक नाविकों की सेना बनाई और नेपल्स तथा सिसिली नामक 2 इटालवी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इसके बाद गैरिबाल्डी अपने गांव चला गया, गांव चला गया और गांव जाकर अपना शेष जीवन साधारण किसान के रूप में व्यतीत करने लगा और रूस में व्यतीत किया, याद रखिएगा रूप में व्यतीत किया। गैरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि गैरिबाल्डी को ही इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और उनकी जीवनी जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखेगा, जो इसने 10,000 लाल कुर्ती स्वयंसेवक नाविकों संघ की एक सेना बनाई और नेपल्स तथा सिसिली नामक 2 इतालवी भाषी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और अपना शेष जीवन किसान के रूप में क्या करने लगा, व्यतीत करने लगा और किसान के रूप में व्यतीत करने लगा। और गैरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और साथ ही साथ इनकी जीवनी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। अब अगले टॉपिक को हम देखेंगे कि 1862 में जो है काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। 1862 में जो है ना काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। काउंट काबूर की मृत्यु कब होती है, तो काउंट काबूर की मृत्यु जो है 1862 में हो जाती है, 1862 में हो जाती है। और साथ ही साथ पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदल दिया जाता है, पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, तो इटली कर दिया जाता है, इटली कर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हुआ कि पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, तो पिडमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली कर दिया जाता है, इटली कर दिया जाता है। और अब मात्र वेनेसिया पर किसका कब्जा हो गया, आर्सिया का कब्जा हो गया। और रोम यानी कि फ्रांस, रोम पर किसका कब्जा हो गया, तो फ्रांस का कब्जा हो गया। यही 2 नामक इतालवी राज्य बच गए थे, यही 2 जो हैं इतालवी राज्य क्या हो गए थे, बच गए थे। अब देखेंगे थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में, 1-2 युद्ध के बारे में हम देखेंगे क्या, 1-2 युद्ध के बारे में देखेंगे कि 1866 में सेवेडेवा का युद्ध होता है। 1866 में किसकी युद्ध होती है, सेडेवा की युद्ध होती है। और इसमें जो है किनके बीच होता है, तो प्रसा और आर्सिया के बीच होता है। और इटली ने किसका साथ दिया, तो वेनेसिया प्राप्त यानी प्रसा का साथ दिया और किसे प्राप्त कर लिया, वेनेसिया को प्राप्त कर लिया। यानी कि इटली ने प्रसा का साथ दिया और किसे प्राप्त कर लिया, वेनेसिया, याद रखिएगा वेनेसिया को प्राप्त कर लिया। और 1870 में जो है सेडन का युद्ध होता है और किससे बीच होता है, प्रसा और फ्रांस के बीच होता है। इटली ने प्रसा का साथ दे रोम प्राप्त कर लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य इटली जो है वह प्रसा का साथ दिया और किसे प्राप्त कर लिया, रोम को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार इटली का एकीकरण का काम पूरा हुआ, इस प्रकार इटली का एकीकरण का काम पूरा हुआ। देखिए यहाँ तक हम लोग बता दिए कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। फर्स्ट वीडियो में कुछ क्लिक था और सेकेंड वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर दिया गया कि इटली का एकीकरण जो है वह कैसे हुआ, किन किन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, यह सब पहलुओं का हम एक एक करके आपको जिक्र किए और इटली का एकीकरण हम करवा दिए। चलिए अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। जो यह सेडन का युद्ध हुआ था, सेडन का
जो युद्ध हुआ था ना, सेडोन का जो युद्ध हुआ था, वह सेडोवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच कब हुआ था? 1866 में हुआ था। याद रखिएगा, सेडोवा का युद्ध जो है वह प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच होता है, और कब होता है? 1866 में होता है, जिसमें कौन हार जाता है? तो ऑस्ट्रिया हार जाता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। सेडोन का युद्ध जो है ना, वह प्रसा और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? प्रसा और फ्रांस के बीच होता है। और कब होता है? तो 1870 में होता है। कब होता है? 1870 में। और जिसमें फ्रांस क्या हो गया? पराजित हो गया। फ्रांस क्या हो गया? पराजित हो गया। अर्थात फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। तो यहाँ पे वही चीज लिखवा दिए हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा? आप लोग बताएंगे कि सेडोवा के युद्ध में विजय कौन जीता था? सेडोवा का युद्ध में कौन जीता था? या आप लोग जो है युद्ध में कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कौन विजयी हुआ था। अब दूसरा का जो है सेडोन का युद्ध जो हुआ था, सेडोन का युद्ध जो हुआ था, उसमें कौन विजयी हुआ था? उसमें कौन विजयी हुआ था? यह कमेंट में आप आंसर जरूर बताएं, कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक को हम जानेंगे। अगले टॉपिक को हम क्या करेंगे? जानेंगे। थोड़ा सा हम कुछ जानेंगे। हंगरी पर जो है किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हंगरी पर जो है वह किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और हंगरी की राजधानी क्या था? तो बुडापेस्ट। याद रखिएगा, हंगरी पर किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है वह बुडापेस्ट है। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया था? तो कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया था। कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया था। और हंगरी कब स्वतंत्र हुआ? तो 1919 में क्या हुआ? हंगरी को स्वतंत्रता मिली। हंगरी को स्वतंत्रता मिली। अगले टॉपिक को हम जानेंगे। अगले टॉपिक को हम जानेंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पोलैंड पर किसका अधिकार था? तो पोलैंड पर जो है वह रूस का अधिकार था। हंगरी पर किसका अधिकार था? तो हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और पोलैंड पर किसका अधिकार था? तो पोलैंड पर रूस का अधिकार था। रूस का अधिकार था। पोलैंड की राजधानी कहाँ थी? तो वर्सा थी। और वहीं हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो बुडापेस्ट थी। 1863 में विद्रोह हुआ। कहाँ पे? तो पोलैंड में 1863 में विद्रोह हुआ। और उसे किसके द्वारा दबाया गया? रूस द्वारा दबाया गया। अब पोलैंड को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? 1956 में। 1956 में पोलैंड को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। यानी पोलैंड आजाद हो गया। कब? 1956 में। और वही पूछेगा हंगरी को कब आजादी मिली? तो 1919 में मिली। 1919 में मिली। अगले टॉपिक को हम जानेंगे। अगले टॉपिक को जानेंगे हम क्या? कि बोहेमिया। अगले टॉपिक को हम जानेंगे कि यह जो बोहेमिया है, बोहेमिया पर किसका अधिकार था? तो बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और बोहेमिया की राजधानी जो है वह प्राग थी। याद रखिएगा, क्या थी? तो प्राग। याद रखिएगा, बोहेमिया की राजधानी जो है वह प्राग हो जाती है। और बोहेमिया को स्वतंत्रता जो है वह कब मिलती है? 1919 में मिलती है। और बोहेमिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? चेकोस्लोवाकिया कर दिया गया। चेकोस्लोवाकिया कर दिया गया। आप लोग से एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी कब मिली? आजादी कब मिली? आजादी कब मिली? यह आप कमेंट में बताएं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? यह भी जो है आप कमेंट में बताएं, कमेंट में आंसर दें। और यह क्वेश्चन जो है कमेंट में आप लोग जरूर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।